हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान साइंस के यहाँ पर जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए वीवीआई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम है वो आने ही वाले हैं। पूरे आपके सिलेबस से ही है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने रिवीजन के लिए आप जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, इसे आप लोग जो है ज़रूर अंत तक देखें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता जो है वह क्या होगी। यहाँ पर बोल रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी जो आपका F = दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, पूछ रहा है इसकी क्षमता, यानी कि जो P से सूचित किया जाता है इसकी क्षमता को डायोप्टर से सूचित किया जाता है। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो जो हो जाएगी आपका, जब फोकस दूरी जो है आपका सेंटीमीटर में रहे तो क्या करना है 100 बटा आपको जो है जितना दिया हुआ फोकस दूरी 20 करना है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, क्या आएगा 5 डायोप्टर। ओके, अगर यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, P = करना 1/f। ओके, और यहाँ पर हमने 100/f किया है, तो यहाँ पर हमारा 5 डायोप्टर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, लेंस क्या है वह अवतल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 डायोप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी जो है वह क्या होगी। यहाँ पर पूछ रहा है लेंस की क्षमता क्या -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन को जो है ये उल्टा कर दिया है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षमता दिया हुआ है आपका यहाँ पर -5 डायोप्टर और पूछा जा रहा है फोकस दूरी, तो उसी तरह हम करेंगे। आंसर देखिए आप लोग किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम F = करेंगे 100/P करेंगे। ठीक है, तो 100/P का मान हमारा -5, तो इससे कटेगा -20। ठीक है, और क्या होगा सेंटीमीटर में रहता है तभी हम 100/, करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका -20 सेंटीमीटर 2 का सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो है वह क्या बनेगा। तो एक लेंस को जो है उसके फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र जो होता है आपका उसके बीच रखने पर क्या होगा, उसका जो पूछा जा रहा है प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनता है। तो उसका प्रतिबिंब जो आपके मतलब कि कैसा बनता है, काल्पनिक और आवर्धित बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और आवर्धित। वैसे भी लेंस उत्तल है तो काल्पनिक बनेगा या आवर्धित। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 3 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता जो है 5 डायोप्टर है, तो यह लेंस जो है वो क्या होगा, किस से यहाँ पर फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो फोकस दूरी के लिए हम क्या करेंगे, लेंस की क्षमता को हम F = करेंगे, फोकस दूरी देख सकते हैं मीटर में दिया हुआ है तो 1/5 करेंगे। 1/5 करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा हमारा, क्या आएगा 0.2 मीटर आएगा। और यहाँ पर कौन सा लेंस होगा, तो देखिए 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यहाँ पर हमारा प्लस में है 0.2, इसलिए उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर। जब कोई बिंब यानी कि वस्तु से है, आपका बिंब यानी क्या है, वस्तु है। ठीक है, बिंब यानी आपका वस्तु है और वह अनंत पर है, तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है वह बन जाएगा आपका फोकस पर। जब जो वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है। उत्तल लेंस द्वारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु हमारा रहना चाहिए फोकसांतर से कम दूरी पर। क्या, फोकसांतर यानी फोकस दूरी, क्या फोकसांतर यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर रहेगा, तो वस्तु जो है क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है आपका उल्टा और सीधा। कैसा होता है, उल्टा और सीधा होता है। ठीक है, उल्टा होता है और सीधा होता है, उसे उत्तल उसे उल्टा याद रखिएगा, और सीधा होता है क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वह सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कैसी होती है। जो मोटे लेंस की क्षमता होती है ना, वो क्या होती है, पतले लेंस की तुलना में बहुत ही कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मोटे लेंस की जो है
क्षमता होती है वो पतले लेंस की तुलना में कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंगदैर्घ्य की प्रकाश का विचलन कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के विचलन की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है या फिर ठीक दुगुना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लेंस का आधा भाग जो है वह काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि हम कोई लेंस लिया ऐसे और उसका आधा भाग क्या किया, काले कागज से यहाँ पर लपेट दिए, तो उसको जो लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है तो उस प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसकी चमक जो है ना, चमकदार होता है, वह चमक जो है वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता जो है +10 डायोप्टर, कितना +10 डायोप्टर, तो उसका नाभ्यांतर क्या होगा? याद रखिएगा आप लोग को फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। और फोकसांतर, फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं। और यहाँ पर आपका नया दिया हुआ है नाभ्यांतर भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो और इसको F से डिनोट करते हो क्या? तो यहाँ पर हमारा ये सब क्या है? सेम है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे लेंस की क्षमता जो है +10 डायोप्टर है, तो आंसर देख सकते हैं आप मीटर में दिया हुआ है। तो हमारा जो फोकस दूरी F हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 1/10 होगा। और यहाँ पर हमारा आएगा 0.1 और मीटर में तो है तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किसकी तरह कार्य करता है? तो एक हमारा जो लेंस हुआ, जैसे उत्तल लेंस होता है, इसका प्रत्येक छोटा भाग किसकी तरह कार्य करता है? वह एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाए? यानी कि उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम जो है कहाँ पर रखेंगे, कैसी स्थिति में रखेंगे? तो उसे हम लोग रखेंगे फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर 2x पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनता है? ठीक है, प्रतिबिंब पूछा जा रहा है कि कहाँ बनता है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वह बन जाता है आपके काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और दूसरी ओर प्रकाशिक के अंदर मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया है, तो क्या होगा? पूरा पर्दा प्रकाशित होगा, पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशित होगा, पर्दा किनारों पर होगा, पर्दा के बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है। ठीक है, एक उत्तल लेंस है, उसके मुख्य अक्ष समांतर, इसका जो मुख्य अक्ष है समांतर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर समांतर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं और दूसरी ओर प्रकाशीय के अंदर मुख्य फोकस के बीच एक पर्दा यहाँ पर लगाया हुआ है आपका। तो पूछा जा रहा है पर्दा जो क्या होगा? पूरा प्रकाशित होगा, समान रूप से प्रकाशित। पर्दा जो आपका बीच में अधिक प्रकाशित होगा, क्या होगा? बीच में अधिक प्रकाशित होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो आपका फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन से हो गया और आपका यहाँ पर जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है और यहाँ पर जो है ये समीकरण से है। पूछा जा रहा है कि Fe2O3 + 2Al गोज़ टू फॉर्म Al2O3 + 2Fe। यह दी गई क्रिया जो है किस प्रकार की क्रिया? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्थापन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संयोजन द्विविस्थापन ये तो होगा नहीं। आगे हम ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। तो वियोजन हो नहीं रहा। वियोजन यानी क्या होता है? आपका टूटना होता है, टूटता है कोई अपक्रिया, छोटा से 2 भागों में बढ़ता है। और संयोजन यानी होता है जुटता है, मतलब कि 2 भाग जो है जुट कर क्या करते हैं? एक बड़ा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? देख सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के चूर्ण पर, Fe लोहे का चूर्ण है, इस पर हम तनु HCl डालें, HCl+ किए तो क्या बनता है? तो इससे क्या होता है? आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, Fe+
जब आप तनु HCl को करेंगे तो क्या होगा, हमारा आयरन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। आयरन क्लोराइड मीन्स आपका जो है FeCl बनेगा, ठीक है। FeCl3 कर दीजिएगा आप लोग, और H2 यहाँ पर जो है इसको संतुलित करने पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वह असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। यहाँ पर एक आपका रिएक्शन दिया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें क्या Pb यानी लेड हुआ, शीशा हुआ आपका, पूछा जा रहा है शीशा अपचयित हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कि शीशा जो है वो अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या है बिछड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है अभिक्रिया CuO+H2 गोज़ टू फॉर्म Cu+H2 में किसका उपचयन होता है, कौन सा जो ऑक्सीडाइज्ड उपचयन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा H2 का, ठीक है। क्या हो जाएगा, H2 का यहाँ पर जो है उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है BaCl2 प्लस Na2SO4 गोज़ टू फॉर्म BaSO4+2NaCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और इसे एक नहीं दो का, और जैसे कि Ba के साथ क्या हो रहा है, Cl हटकर SO4 जुट रहा है, और Na के साथ यहाँ पर SO4 हटकर Cl जुट गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों तरफ विस्थापन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन जो अपचायक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो वह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका H2S। H2S क्या करता है, यह आपका अपचायक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अभिक्रिया CaO+H2 गोज़ टू फॉर्म CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो अलग अलग, यहाँ पर CaO+H2 जुट कर क्या बना रहे हैं, बुझा हुआ चूना है, यहाँ पर बन रहा है CaOH2। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया, तो यह प्रकार की संयोजन की अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जो समीकरण दिया हुआ है CaCO3 यहाँ पर जो है गर्म करने पर CaO+CO2 बन रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया। देख रहे हैं कि एक जो है टूटकर दो में बट रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वियोजन यानी टूटना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। संयोजन भी नहीं होगा, उभयगामी नहीं होगा, प्रतिस्थापन भी नहीं होगा। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो साग सब्जी सब जो विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह जो है यह आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, एक्सोथर्मी का उदाहरण है, ठीक है। साग सब्जियाँ जो विघटित होकर कंपोस्ट बनाती है, यानी कि साग सब्जियाँ ऐसे भी कहीं पे रखी रहती है ऐसे, और उसमें जब हाथ ऐसे करते तो गर्म की तरह लगता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। इसे आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो लेड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3 हो जाएगा। इसको गर्म करते हैं तो कौन सा जो है उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं, O2 है, NO2 और NO2 और O2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका NO2 और O2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पचने की जो क्रिया होती है वह एक प्रकार की क्या होती है, उपचयन की क्रिया होती है। क्या होती है, उपचयन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी कि दीवारों पर जो सफ़ेदी करते हो तो किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, जो चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है, वो हो जाता है आपका CaO। ऐसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जब CaO क्या होता है, CaO को जो जल के साथ क्रिया कराया जाता है H2O के साथ, तो हमारा बनता है CaOH2, जिससे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी CaOH2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम लोग मिलाते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट हुआ आपका, और बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको मिलाएंगे तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है आपका सफ़ेद रंग का, व्हाइट कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर,
इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है नहीं होगी, इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब किसके बीच रिएक्शन जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, क्या हो जाएगा राइट आंसर ZnSO4 + Cu, क्योंकि यहाँ पर जो है यह जो है कम अभिक्रियाशील है और यह जो है कम अभिक्रियाशील जो होता है वह जो है अधिक अभिक्रियाशील वाले से उसके जो साथ है उसको अलग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो यह अभिक्रिया जो है नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर Na2SO4 + BaCl2 गोज़ टू फॉर्म है BaCO4 + NaCl, किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है विस्थापन की क्रिया हो रही है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो यह तो विस्थापन द्विविस्थापन की क्रिया हो रही है, लेकिन द्विविस्थापन हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका अभिक्रिया ZnO + C कार्बन के साथ क्रिया करके Zn + CO बना रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है, कौन जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है Zn, ZnO, कार्बन या फिर CO। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। कौन कार्बन हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर जो है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो आपका बायो के सेशन से स्टार्ट हुआ है, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं किस पर। जो विषमपोषी जीव होते हैं वो अपने जो है जीविता के लिए, अपने जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होते हैं, कवक पर, हरे स्वपोषी पौधे पर, शैवाल पर या फिर मिट्टी पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि वे जो है हरे स्वपोषी पौधों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रंध्रों का खुलना और बंद होना जो है किस पर निर्भर करता है। जो हमारे पत्तियां होती है पौधों में, उनमें जो रंध्र होता है, जो उसमें कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है आपके, तो इनका खुलना और बंद होना जो है वह क्या किस पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है आपके जो है प्रकाश संश्लेषण पर, फोटोसिंथेसिस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 2 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मछली के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या है वह कितनी है। मछली के हृदय में कोष्ठों यानी कि चैम्बर्स की संख्या पर पूछा जा रहा है, या फिर इसे जो है वेस में भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है, मछली के हृदय में अगर वेसमों की संख्या है कोष्ठों की संख्या की, तो वो हो जाता है आपका 2। कितना हो जाता है 2। और इसे याद रखेंगे आप, एक ट्रिक याद रखिएगा कि मछली, मेढक, मनुष्य, क्या मछली, मेढक, मनुष्य और मछली में जो है हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 हो जाती है, मेढक में 3 और मनुष्य में 4। तो मछली, मेढक, मनुष्य 2, 3, 4 इस ट्रिक को आप लोग जो है वह याद रखिएगा। ये जो है अगला अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग को बनाने में हेल्प करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं किसके द्वारा। तो पौधे जो अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, जो कि उनके जो रंध्रों में घटित होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या कहते हैं, जो उनके जो रंध्र में जो जल होता है उसको वाष्प के रूप में जो है बाहर छोड़ देते हैं और अतिरिक्त जल से छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर 4 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क का अर्थ यहाँ पर जो किडनी से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ, किडनी से हुआ। तो किडनी क्या करता है मनुष्य में, वह जो है उत्सर्जन एक्सक्रेशन से संबंधित है, जो कि आपके जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के उसको क्या करता है बाहर निकालने का कार्य करता है। खून को जो है साफ करने का, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 5 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो जाइलम होता है वो आपके जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके, जल के परिवहन के लिए, जल के वहन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए वो यहाँ पर जो उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है उसका नाम आप लोग सुनेंगे। फ्लोएम जो है वह भोजन और खनिज पदार्थों को जो है वह संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो उसके लिए आवश्यक होता है स्वपोषी जो पोषण होता है वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है, तो किसके आवश्यकता होता है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश सन से लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, जल मिट्टी से लेते हैं, क्लोरोफिल पत्तियों से लेते हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है,
पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है कहाँ पर होता है? पायरुवेट के विखंडन से क्या होता है? CO2 देता है, प्लस में H2O देता है और प्लस में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है जिसके फलस्वरूप आपका C6H12O6 जो ग्लूकोज बनता है, प्लस में क्या होता है? O2 बनता है। तो यह O2 जो है वह बाहर निकलता है किससे? तो यह जो है जल से निकलता है, H2O से निकलता है। किससे? H2O से निकलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूरा समीकरण हो जाता है आपका 6CO2 प्लस यहाँ पर जो है 6H2O गोज़ टू फॉर्म में यहाँ पर ये निर्माण होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? जो आपका मैग्नीशियम हो किसमें पाया जाता है? यहाँ पर देखो क्लोरोफिल में, वर्णिल में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में, RBC WC। तो जो मैग्नीशियम होता है आपका वह पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं और आपके सिलेबस के इंक्लूड में ही है। तो इसे अंत तक देखने के लिए आप लोग सभी का धन्यवाद। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर न्यू वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और डेली एग्जाम का हर एक नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।